आज की जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो पाल्मोप्लांटर सोराइसिस की है। ये केस डिस्कस करने का एक मकसद और है कि ऐसे आप जब केसेस डिस्कस करेंगे या देखेंगे या प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि ऐसे केस में ले सकता हूँ। कैसे विचार करना चाहिए, दोष धातु मल का कैसे विचार करना चाहिए, इसके साथ जो द्रव्य हम यूज कर रहे हैं, जो कल्प हम यूज कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसका रेफरेंसेस के कहाँ से आता है, कौन से ग्रंथ में वो दिए हुए हैं, और उसमें एक्चुअली फलश्रुति में ऐसा कुछ है क्या कि ये केस में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ना कि ये मतलब बहुत सारी बार कैसा होता है कि हम कहाँ से लेक्चर सुनते हैं या कहीं पे चैट जीपीटी में डालते हैं, गूगल में डालते हैं, और इसका मेडिसिन ये होता है, ये अभी बहुत सारे लोग खुद सर्च कर सकते हैं, मगर एक्चुअली ग्रंथ में उसका फलश्रुति आया है क्या, और फलश्रुति में कौन सा शब्द आया है, कौन सा वाक्य आया है, उसके हिसाब से हम ये केस को ट्रीट करने में इसकी एक्चुअली क्लासिकल सहायता होगी, जिसे हम क्लिनिकल कोरिलेशन बोलते हैं और क्लासिकल कोरिलेशन बोलते हैं। ये क्लासिक्स में दिया हुआ है, वही हम यूज कर रहे हैं और वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। ये हमें आप्त प्रमाण, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम डॉक्टर केदार जोशी, और मैं श्री आरोग्यम आयुर्वेद की तरफ से नासिक में और पुणे और मुंबई में भी प्रैक्टिस करता हूँ, और अब्रॉड में भी बहुत सारे पेशेंट्स मेरे अभी फिलहाल चल रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट्स उन्हें आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरी छोटी सी प्रैक्टिस की जर्नी है और टीचिंग की भी जर्नी है। तो आगे देखते हैं। तो हम आज जो लेक्चर हम देखेंगे उसमें क्या हम देखने वाले हैं, पहले तो फाउंडेशन कंसेप्ट, त्वक शारीर रक्त धातु रक्त व स्रोतस कुष्ठ सिद्धांत। उसके बाद अपना डिसीज जो है उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा होना चाहिए, उसमें विपादिका या एक कुष्ठ, ये हम कोरिलेट करने वाले हैं पाल्मोप्लांटर सोराइसिस के हिसाब से। उसके बाद है क्लिनिकल केस डिस्कशन और थेरापेटिक प्रोटोकॉल क्या होता है शोधन शमन रसायन का। उसके साथ में हम जो मेडिसिन देख रहे हैं उसका एक्चुअली ड्रग फार्माकोलॉजी क्या है, और बाद में एविडेंस आउटकम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं त्वक शारीर से। एक्चुअली त्वक शारीर जो है वो फाउंडेशन ऑफ डर्मेटोलॉजी है आयुर्वेद का। तो आचार्य चरक ने भी बताया है, आचार्य शेषन ने भी बताया है कि इट इज उपधातु ऑफ मांस धातु। आपको पता है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे वो भी जानते होंगे। तो सुश्रुत ने भी 7 लेयर्स बताए हुए, सप्तधरा कला, सप्तधरा त्वचा, और त्वचा में जो लेयर्स है उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में सुश्रुत में दिया हुआ है। वो डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका बस ओवरव्यू लेंगे हम, क्योंकि शारीर एक बहुत अलग पार्ट होता है, हम बाद में कहीं देखेंगे वो। तो रक्त धातु, ये तो एक्चुअली वाइटल है अपना सब त्वचा की रक्षा के लिए, या त्वचा ये जो डिसीज है वो रक्त धातु पे कैसे डिपेंड है हम देखने वाले हैं। तो पहले वर्ण स्पर्श और ओवरऑल न्यूट्रिशन जो है वो हमारी त्वचा को रक्त धातु से ही मिलता है, वो वाइटल रोल प्ले करता है यहाँ पे। रक्त व स्रोतस का हम मूल स्थान देखेंगे तो यकृत प्लीहा है, उससे भी हमें थोड़ी जानकारी आती है। और दूसरा है कि जो सिम्टम्स है दूषित होने के, तो दूषित रक्त के, तो वैवर्ण्य दाह कंडु पीड़का कुष्ठ ऐसे ग्रंथ में बताए हुए हैं। जब हम रक्त व स्रोतस दुष्टि का कारण देखते हैं तो विधाई अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंति भर्जताम चातपानलो, ऐसा श्लोक चरक विमान में हमें मिलता है। तो बेसिकली क्या आहार फैक्टर है, तो विधि जो आहार का विधि है उसमें दूसरा स्निग्ध उष्ण पदार्थ और अति द्रव पदार्थ, ये कहा गया है। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर जिसे विहारज बोलते हैं, उसमें आतप एक्सेसिव सन एक्सपोजर या एक्सेसिव हीट। दूसरा अनल डायरेक्ट फायर और हीट कांटेक्ट, और रिपीटेटिव ट्रॉमा ऑफ द बॉडी सरफेस। ये हमें एनवायरमेंटल फैक्टर के तौर पे हम रक्त व स्रोतस के दृष्टि कारण या दृष्टि हेतु हम देख सकते हैं। उसके साथ रक्त प्रदोष जो विकार चरक ने बताया है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कुष्ठ विसर्प पीड़का रक्त पित्तम अश्रुग्धर गुद मेड्रस्य पाकस्य प्लीहा गुल्मुद विद्रति नीलिका कामला व्यंगम पिपलिका स्थिलकालका दद्रु चर्मदलम श्वित्रम पामा कोष्ठास्त्र मंडलम रक्त प्रदोष रोका। प्राइमरी स्किन डिसऑर्डर जो है उसमें कुष्ठ विसर्प पामा दद्रु और श्वित्र, इसका वर्णन आया है। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है जिसमें रक्तपित्त है, पीड़का है, कोट है, और डिस्कलरेशन डिसऑर्डर है जिसमें रक्त का वर्ण बदलता है, वो भी डिसऑर्डर्स रक्त प्रदोषज विकार में आए हैं। तो ये हम क्यों देख रहे हैं बेसिक्स, क्योंकि हमें दोष धातु मल के सिद्धांत के ऊपर हम
ट्रीट करते हैं कोई भी व्याधि हो आयुर्वेद से, तो जो स्टूडेंट्स हैं, हम यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कुष्ठ यानी कोई भी स्किन डिसऑर्डर्स हम जब ट्रीट करेंगे, तो हमारा बेस जो है वो रक्त धातु है। तो रक्त धातु को ध्यान में रखते हुए ही हर एक चिकित्सा, हर एक योजना हमें करनी चाहिए। तो विपादिका जो हम देख रहे हैं कि इट इज अ फर्मली प्लेस्ड विद इन रक्त प्रदोष दोषा। तो वो एक कुष्ठ में आता है। कुष्ठ के जो 11 प्रकार बताए हुए हैं उसमें हम देखेंगे बाद में। तो सेकंड, कुष्ठ जो है कॉन्फ्रेंसिव क्लासिफिकेशन आपको पता है। महाकुष्ठ के 7 प्रकार बताए हुए हैं, वो अभी यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। बाद में दूसरा जो है क्षुद्र कुष्ठ, उसमें भी 11 प्रकार है। और वो क्षुद्र कुष्ठ में जो एक कुष्ठ आता है उसका हम डिटेलिंग बाद में देखेंगे। दूसरा है अभी एक कुष्ठ या विपादिका, इसका रिलेशनशिप देखेंगे हम क्या है। तो एक कुष्ठ जो है वो प्लक सोरेसिस के नाम से हम मॉडर्न में उसको कोरिलेट कर सकते हैं। एक्सटेंसिव बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पे। और विपादिका जो है वो लोकलाइज है, कोई स्पेसिफिक रीजन में आता है। तो स्पेसिफिकली ग्रंथ में देखेंगे तो वो पैर या पाम और फुट, ये रीजन में उसको हम देख सकते हैं। उसमें क्लासिकल सिम्टम जो दिए हुए हैं, उसमें अस्वेदनम, महावस्तु, मत्स्योपशकलम, कृष्ण अरुण वर्ण और पर्युष, ये और पारुष, पारुष मतलब ड्राइनेस स्किन में जो आता है वो, ये होते हैं एक कुष्ठ के कॉमन लक्षण। उसके बाद में देखेंगे विपादिका, जो क्लासिकल डिफिनेशन बताती है हमें। पाणिपाद स्फुटन, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताया हुआ है। पाणिपाद स्फुटन मतलब अपने हाथ और पैर, उसमें स्फुटन मतलब क्रैक्स आना, ये एकदम सिग्निफिकेंट सिम्टम है या क्लासिकल सिम्टम है। तो पानी स्वाद स्फुटन या पेनफुल फीचर्स क्रिएट होना, तीव्र वेदना, उसके साथ में राग, इरिदमिया, कंडू और दाह, ये क्लासिकल सिम्टम्स हमें मिलते हैं विपादिका में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कोरिलेशन क्या है, तो वाग्भट ने एडिशन राग ये सिम्टम भी बताया हुआ इसमें साथ में। तो ये एग्जैक्टली पाल्मोप्लांटर सोराइसिस को कोरिलेट करता है अभी के एरा में। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर एक चीज हम ग्रंथ में जो दी हुई है उसको मॉडर्न में कोरिलेट करना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्रंथ में ये डिसीज के सिम्टम्स मैक्सिमम तरीके से हमें दिख रहे हैं। और वो अभी हम जो मॉडर्न में अभी डिसीज पढ़ते हैं और वो हमें प्रैक्टिकली दिखते हैं, तो उसके बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट्स कोरिलेट होते हैं इसलिए। मगर चरक में भी बताया है कि कोई भी व्याधि को नाम देने की जरूरत नहीं है हर एक बार। उसे हम दोष दूष और दोष धातु मल, इसके सिद्धांत के आधार पर हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो वात कफश या वात पित्तज ऐसी कंडीशंस हमें कॉम्बिनेशंस में देखने को मिलती है। बाद में हम देखेंगे कि मॉडर्न कोरिलेशन उसका कैसे होता है। तो पाल्मोप्लांटर सोराइसिस लोकेशन जो है तो वल्नरेबल है, मैक्सिमम पाम और सोल्स पे हमें दिखाई दे जाता है। उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वेट बेरिंग हो गया, ये जो है वो हमें ट्रीटमेंट को रेजिस्ट करते हैं। क्योंकि जैसे पाम में भी और फुट में भी, ये दोनों जगह ऐसी है कि यहाँ पे हम कंटिन्यूस अगर ट्रीटमेंट भी करते हैं तो ये दोनों जो पार्ट है वो वियर एंड टियर होने वाले हैं। क्योंकि चलना तो बंद नहीं होगा, हाथ से काम करना तो बंद नहीं होगा। तो ये जो चीजें वहां पे फ्रिक्शंस कंटिन्यूस रहता है। तो वात प्रकोप वहां पे या क्या बोलते हैं, हमको वात का डोमिनेंस बहुत वहां पे हम देखने को मिलता है। दूसरा है फंक्शनल इम्पायरमेंट, जिसमें जो डेली एक्टिविटी होती है जैसे वॉकिंग हो गया, ग्रिपिंग हो गया, तो ये बहुत डिफिकल्ट होती है। मेरे पास जो पेशेंट आया था इसमें हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं, उसका पहला सिम्टम यही था कि सर मैं कुछ नहीं कर पाता, मतलब हाथ में कुछ अगर मैं होल्ड करता हूँ तो हाथ में पेन होने लगता है या फिंगर्स में पेन होने लगता है। वहां पे जो फीचर्स क्रिएट हुए हैं, जो मराठी में हम भेग बोलते हैं, तो पेशंट मुझे बता रहा था की सर हाताच्या ज्या भेगा झाल्यात ना, खूप क्रॅक्स तयार झालेत, याच्यात मी काही पण होल्ड केलं तरी ते खूप पेनफुल होतं आणि त्याच्यातून कधी कधी ब्लिडिंग सुद्धा होतं किंवा ओझिंग सुद्धा होतं। दूसरा है इसके साथ में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट,
तो विजिबल लीजन जो है तो बहुत एम्बेरसमेंट होता है, क्योंकि वो एकदम विजिबल है, क्योंकि हाथ पे होता है, पैर पे है, एक बार हम उसको कवर भी कर सकते हैं, मगर हाथ हम किसी हैंडशेक भी करें तो हमें विजिबल होता है। जैसे मैंने वो पेशेंट को हाथ लगाया, उसके हाथ को हाथ लगाया और फिंगर्स चेक किए, तो बहुत रफ सरफेस हुआ था, ऐसे स्केल्स निकल रहे थे लिटरली। और जैसे स्केल निकल के बाद में वहां पे एक वुंड क्रिएट होती है, तो वो हमें दिखाई देती है, रफनेस होता है। उसके साथ में डबल लेयरिंग आती है, मतलब उसको हाइपर केराटोसिस बोलते हैं। स्किन के ऊपर ही स्किन आना, ऐसे ही हमें वहां पे सिम्टम्स दिखते हैं। उसमें भी कलर्स आते हैं, तो कभी कभी येलो कलर, ब्लैकिश कलर हो जाता है, ठीक है, रेडिश कलर हो जाता है, तो अलग अलग कलर्स वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। वो पेनफुल बहुत होता है। अभी विपादिका का निदान हम देखेंगे, तो विपादिका का इडियोलॉजिकल फैक्टर हमें देखने को मिलता है कि आहारज निदान, उसमें आम्ल, लवण और कटु का अत्यधिक सेवन करना, दधि, मत्स्य, ये तो ग्रंथ में विरुद्धार के जो कॉम्बिनेशन बताया हुआ है वो। दूसरा विहारज निदान, दिवास्वाप, वेग धारण और अतिश्रम, ये भी हमें देखने को मिलता है। अतिश्रम और आतो, दैट इज सन एक्सपोजर, आतप सेवन। कॉलेज में शरद ऋतु में इस ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सीजन अभी चल रहा है, हेमंत, शिशिर, शरद, ये इससे पहले का शरद, यही सीजन में हमें ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि रक्त पित्त की संप्राप्ति शरीर में बहुत सारी तैयार होती है, दिखती है हमें। अभी फिलहाल ये जो कॉलेज निदान है ना, इसमें हम दो तीन चीजें ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो सीजन्स है वो बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमें कैलेंडर में जो सीजन दिखाई देता है वही एक्चुअल में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जो चरक सुश्रुत में वो सीजन बताए हुए हैं, वो अभी से डायरेक्टली 360 अलग है। मतलब अभी का जो शरद ऋतु है, जो अब जो यहाँ पे इस महीने में आता है, या अभी हम वसंत देखेंगे, तो वसंत हम बोलते हैं कि फरवरी या मार्च के बीच में आएगा। तो एक्चुअली ग्रंथ में जो वसंत दिया हुआ है वो उस टाइम पे आता ही नहीं था, वो 6 मंथ्स का ट्रांजेक्शन है। उसके उसके बाद हम उसको हम अलग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे वैसे। तो आपने कभी सुना होगा तो डॉक्टर नीलेश ओक नाम के एक बहुत बड़े रिसर्चर है, हिस्ट्री के रिसर्चर है। उन्होंने सुश्रुत में डिकोडिंग किया है, सुश्रुत के जो श्लोक है, सुश्रुत का जो उन्होंने टाइम निकाला है 5000 BC, 10,000 BC है। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे ऋतु शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में देख सकते हैं। तो ये कालज निदान हो गया। उसके बाद हम संप्राप्ति देखेंगे। तो संप्राप्ति में जो चीजें हैं कि पहले तो निदान सेवन, आपको पता है कि क्या करता है निदान सेवन, अग्निमांद्य क्रिएट करता है। ओके, तो अग्निमांद्य होने के बाद में आम फॉर्मेशन, मतलब आम बॉडी में तैयार होना, टॉक्सिन्स तैयार होना, दोष प्रकोप होने के बाद वात कफ का प्रकोप होना, ये मूवमेंट और स्टैग्नेशन जो है वहां पे लोकलाइज वो इंक्रीज होता है। और उसके बाद में रक्त और रस की दुष्टि होना। तो रस रक्त दुष्टि ये अंतिम पड़ाव है। उसके बाद में वो कुष्ठ की तरफ जाता है, तो एक कुष्ठ की तरफ जाता है। तो ये संप्राप्ति समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम जो भी चिकित्सा करेंगे तो वो संप्राप्ति भंग करने के नहीं करेंगे, ठीक है। तो संप्राप्ति जिसे हमें, जहाँ पे हमें प्रेक करना है, उसका पाथवे हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। तो निदान सेवन हो गया, आ, आम फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद वात कफ का प्रकोप, और फिर रक्त और रस की तुष्टि, और उसके बाद में एक कुष्ठ या विपादिका या कोई भी कुष्ठ हो, वो अभी फॉर्मेशन होता है आगे। तो उसमें नीचे भी दिया हुआ है कि जब दोष प्रकोप होता है तो उसमें स्रोतोरोध पाया जाता है। तो स्रोतोरोध होने के बाद में स्वेदव स्रोतस और रक्तव स्रोतस का अवरोध यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये स्पेसिफिकली लोकलाइज पैथोलॉजी होती है। तो पाणिपाद, मतलब पाम और फुट, ये दोनों स्पेसिफिक रीजन में फीचर्स होना, ड्राइनेस होना, पेन होना और इन्फ्लेमेशन होना, ये चीजें हम देख सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। पेशेंट खुद आपके पास चल के आता है कि सर मुझे ये हाथ को क्या हो रहा है, देखो इसमें स्केल्स निकल रहे हैं, उसको बहुत पेन हो रहा है। और ये फुट में भी सेम होता है। तो ये दोनों चीजें हम जैसे कोरिलेट करते हैं और बाकी उसको हिस्ट्री पूछते हैं, तो ये हमें अपने आप पता चलता है। कई कई बार ऐसे भी होता है कि पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली चल के आता है कि सर मैं डायग्नोस्ड हूँ पाल्मोप्लांटर सोराइसिस से, मुझे बहुत सालों से है। जैसे मेरे पास जो पेशेंट आया था, उसने तो बहुत उससे पहले पंचकर्म भी किया था, एलोपैथी के बहुत सारे डॉक्टर्स किए, पंचकर्म किया एक सेंटर में, उसको उसके बाद में रिजल्ट नहीं आया। और फिर डिटेल हिस्ट्री पूछने के बाद में पता चला कि वो 3 4 5 साल से वो
एक्चुअली डायग्नोस है, और वो 3 4 5 डॉक्टर क्रॉस करके हमारे पास आया है। तो जब ये पेशेंट रेफर रेफर होके आता है या पेशेंट बाउंस होके आता है, तो बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको रिजल्ट देना तो फिर एकदम कंपल्सन हो जाता है। नहीं तो आपके पास फिर पेशेंट फॉलोअप के भी लिए नहीं आएगा, और बाहर जाके आपको मतलब आपकी बदनामी करेगा पेशेंट की, सर बहुत दिन मेडिसिन खाए और आयुर्वेद से फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो यहाँ पे एक क्रिटिकल क्या होता है कि इससे पहले आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी ली है, तो आयुर्वेद को हम स्टेक पे लगा रहे हैं, ऐसे पेशेंट को लगता है और हमें भी लगता है कभी कभी कि नहीं, अभी ये नहीं होगा ट्रीटमेंट, अच्छा नहीं होगा पेशेंट, तो पेशेंट आयुर्वेद को गाली देगा कि आयुर्वेद से कुछ नहीं होता, मेरी बहुत सारी दवाइयाँ वेस्ट हुई है, मेरा पैसा वेस्ट हुआ है, मैंने बहुत सारा पंचकर्म भी किया है। तो हमें ये पैथोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डिटेल में जो ड्रग देखेंगे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग का आइडेंटिफिकेशन और उसको हम कैसे यूज करना है मैकेनिज्म में, तो ये जब आपको समझ में आएगा, तो आपको कोई भी केस सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्त दूसरा एनालिसिस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे स्फुटन, मतलब ये वात प्रकोप का लक्षण है। तीव्र वेदना, ये भी वात प्रकोप का लक्षण है। रुक्षता, उसके बाद कफ अनुबंध हो, तो उसमें पारुष्य थिकनिंग आता है। मैंने जैसे बोला कि डबल स्किन आपको देखने को मिलता है, कि एक स्किन के ऊपर एक स्किन का और लेयर आया है, ठीक है। दूसरा है स्केलिंग और स्त्राव, ऊजिंग होना, वहां से कुछ तो लिक्विड या सिक्रेशंस होना, ये कफ अनुबंध लक्षण है। उसके बाद होता है पित्तानुबंध लक्षण, उसमें राग और दाह होता है, बहुत सारा बर्निंग सेंसेशन होता है, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वहां पे हमें देखने को मिलते हैं लोकली। तो ये हो गया वात और पित्त का अनुबंध, वात के कफ का और पित्त का अनुबंध वात के साथ। दूसरे हम देखेंगे तो रसदुष्टि हुई है, रक्तदुष्टि और त्वक, ये उपधातु के दौर पे दुष्ट है। और अफेक्टेड स्रोत हम देख सकते हैं तो रसभ, रक्तवर्ष, स्वेदो स्रोतस। अग्नि जो है मंदाग्नि हो चुका है, और मंदाग्नि वो भी अभी कैसा है कि आप 13 प्रकार के अग्नि हमें पड़े हैं। एक तो होता है जठराग्नि, फिर होता है धात्वाग्नि। तो यहाँ पे धात्वाग्नि है, धात्वाग्नि मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हम धातु देख रहे हैं, रस, रक्त और स्वेद, ये जो स्रोतों से, वहां के अग्नि भी मंद हुए हैं या वहां पे दुष्टि हुई है, इसीलिए ये चीज और डीपर डीपर जा रही है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों करना, क्योंकि विपादिका, पाददारी और विचर्चिका, ये तीनों जो पैथोलॉजी है वो थोड़ा सा साइमल्टेनियसली कोलेटर भी हो सकती है, या कभी कभी इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो है कि विपादिका, इसमें पाम और सोल अफेक्टेड होते हैं। पादादारी जो है इसमें बस सोल अफेक्टेड है। पादादारी हमें बहुत आपने सबने देखा है कि क्रैक्स होते हैं, फुट क्रैक जिसे बोलते हैं, बहुत सारी फुट क्रैक क्रीम आती है आयुर्वेद में। हम उसमें अलग अलग तरीके से मतलब स्नेहन करते हैं, तो ये आपने देखा होगा घर में बहुत सारे लोगों को होता है। विचर्चिका जो है ऐसे ही सिम्टम है, मगर वो कहीं पे हो सकते हैं बॉडी के, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में भी हो सकते हैं, मतलब नी पे भी हो गया, आर्म पे भी हो गया, ऐसे भी पॉसिबल है। विपादिका में जो पेन है वो डीपर फिशर क्रिएट होता है। पाददारी में सुपरफिशियल क्रैक्स है। और ऊजिंग सेशन विचर्चिका में, विचर्चिका में ये दोनों के अलावा ज्यादा क्या है कि उसमें ज्यादातर सिक्रेशन पाए मिलते हैं। विपादिका में कंडू प्रेजेंट है। पाददारी में कोई कंडू नहीं है। आपके फुट को आप खुद भी चेक कर सकते हो, अगर क्रैक्स है उसमें ईचिंग कभी नहीं होता, ठीक है। और विपादिका में ईचिंग होता है, और विचर्चिका में भी ईचिंग होता है। ऑकेजनल स्राव होता है विपदिका में, बहुत रेयर होता है। और पादेरी में डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं है, वो कंप्लीटली वात प्रकोपक है। दूसरा विचर्चिका जैसे हम देखते हैं, उसमें प्रोफ्यूज स्राव है, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रीशन उसमें देखने को मिलता है। जैसे हम हाथ लगाते हैं विचर्चिका पेशेंट को, तो लिटरली वो ऑयली हमें फील होता है। वात प्रकोपक विपादिका है। प्योर वात प्रकोपक पाददारी है, और विचर्चिका में कफ पित्त का डोमिनेंस ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा लोकलाइज, मतलब कौन से लीजन कहाँ पे हुए, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करें तो ज्यादा हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। विपादिका, पाददारी और विचर्चिका थोड़े से साउंड भी सेम होते हैं, देखने को भी थोड़ा सेम लगते हैं, मगर इसके जो लोकल पैथोलॉजी है इसमें डिफरेंशिएट है, दोष का डिफरेंशिएट है यहाँ पे, ठीक है। ये हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। बाद में मॉडर्न डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें देखना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस टू एक्सक्लूड और डायग्नोसिस हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो डिसडॉक्ट्रिक एक्जिमा, एक्जिमा का एक प्रकार है, उसमें वेस्कुलर इरप्शन ज्यादा है, इंटेंस प्रूट्रिस है। और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ये भी होता है, इसमें भी एक सेम चीज हमें देखने को मिलती है।
एलर्जन का एक्सपोजर जहाँ पे है वहां पे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, कोई चीज जो एलर्जेंट है उसको हाथ लगाया, वो कॉन्टैक्ट में आए तो भी ये इचिंग बढ़ता है, ये एक्यूट ऑनसेट है, ये एक्सक्लूड करना चाहिए हमें। टीनिया पेडिस, ये जो है फंगल इन्फेक्शन की तरह होता है, ये भी पाल्मोप्लांटर सोराइसिस की तरफ ही दिखता है, ठीक है। तो एंटी फंगल हम पेशेंट को देते हैं तो ये रिस्पॉन्ड करता है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। मॉडर्न का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्यों देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पेशेंट आयुर्वेद के क्लासिकल जो सिम्टम बताए हुए हैं जैसे डिफरेंशिएट के, उसके अलावा भी कोई सिम्टम्स लेके आता है, तो हमें मॉडर्न का भी कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में हाइपर केराटोसिस, हैंड एक्जिमा, ये भी बहुत कॉमन कंडीशन होती है, सेम होता है, मतलब पाल्मोप्लांटर सोरेसिस में जैसे हाइपर केराटोसिस मतलब ज्यादा ऐसे स्किन ऊपर आना या स्किन के ऊपर स्किन आना, एक्स्ट्रा पैचेस आना, ऐसा होता है, सेम होता है, उसमें ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है। तो कोई बहुत सारे लोग मतलब माइल्स में काम करते हैं, कई इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पे जो केमिकल एक्सपोजर होता है या बहुत डस्ट में काम करते हैं उस उनको भी ये होता है हाइपर केराटोसिस, ठीक है। तो ये लेस डिफाइंड बॉर्डर होती है इसमें, एकदम फाइन बॉर्डर होती है, उसमें हम डायरेक्टली इसे डिफाइन नहीं कर सकते। पाल्मोप्लांटर सोराइसिस में हम डायरेक्टली दो बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये ऊपर की स्किन हो गई, नीचे स्किन हो गई, आप उसको दिखा सकते हैं हाथ लगा के, ठीक है। तो इसका एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट वगैरह उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता, ये पूरा लोकल हम उसको चेक कर सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे है कि एओसिनोफिल काउंट होता है, आईजी लेवल बढ़े हुई थी, आर्म और कफ इन्वॉल्वमेंट है, और ईएसआर और सीआरपी भी इन्फ्लेमेशन मार्कर इंक्रीज होते हैं पाल्मोप्लांटर सोराइसिस में, ठीक है। स्किन बायोप्सी वगैरह भी करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये हम लोकली भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डायग्नोसिस रिलाइज ऑन क्लिनिकल असेसमेंट, दोष दूसरे संप्राप्ति, जैसे मैं बताया कि इन्वेस्टिगेशन की हमें जरूरत नहीं होती है, और 99% हम विदाउट इन्वेस्टिगेशन ही उसको डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट डायरेक्टली फर्स्ट टाइम भी हमारे पास आता है, फर्स्ट टाइम पेशेंट जैसे बोलते हैं कि कोई एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं गया है, पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आया है, तभी भी हम उसको डायरेक्ट मेडिसिन देके ट्रीट कर सकते हैं, हम ही डायग्नोस कर सकते हैं फर्स्ट, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो बहुत बार पेशेंट हम अपना हमें फर्स्ट हैंड मिलता है तो वो बहुत ज्यादा इजी होता है ट्रीट करने के लिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। अभी क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन, तो ये थ्योरी होगी, बेसिक थ्योरी मैंने बता दी, बहुत डिटेल में नहीं गए हम, अभी हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे केस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केस जो बता रहा हूँ अभी, ये 55 ईयर्स एज मेल था हमारे पास जब मेरे पास आया था, तो बिजनेसमैन था, और कम से कम 6 महीने ये क्रोनिक प्रेजेंटेशन हुआ, इससे पहले 2-3 बार उनको हो चुका था, ठीक है। तो 4 साल से उनकी पैथोलॉजी चल रही थी, अलग अलग डॉक्टर्स हुए थे। तो चीफ कंप्लेंट क्या थी, तो पेनफुल डीप फीचर थे बोथ सोल्स पे, और थिक थे, इरिथमेटस प्लैक्स थे, और इसके साथ सीवियर स्केलिंग था। हेलो, आपका माइक बंद कीजिए प्लीज। माइक बंद कीजिए प्लीज। ओके। सीवियर डिफिकल्टी इन वॉकिंग, इंटेंस इचिंग और बर्निंग सेंसेशन, ऐसा उसका चीफ कंप्लेंट हमें मिलता है। एंजाइटी भी है, क्योंकि कंडीशन थी, मतलब वो अभी इतना उसको हैरेस हो चुका था, वो बोला कि सर अगर ट्रीट नहीं हो रहा, एक सेकंड प्लीज, आपका माइक म्यूट कीजिए। ओके, एक्सक्यूज मी निहाला मैम, आप माइक म्यूट कीजिए आपका। ठीक है। ओके। सो मेरे पास जो पेशेंट आया था ना, तो अभी बहुत मतलब थक चुका था, वो बोल रहा था कि सर अगर आप ट्रीटमेंट देंगे 15 डेज में हमें कुछ नहीं अगर रिजल्ट मिला तो ट्रीटमेंट भी छोड़ दूंगा और मैं अभी इसके साथ ही जाऊंगा, मतलब इतना वो लास्ट पेज पे आ चुका था, क्योंकि 3-4 एलोपैथिक डॉक्टर हो गए, पंचकर्मा हो गया, आयुर्वेद डॉक्टर हो गए, तो सर वो इतने दिन से चल रहा है, तो मुझे अभी वो क्या तो खुद को कोसने लगा था कि यार सर मेरा ये कुछ पिछले जन्म का कुछ दुर्भाग्य होगा। तो कैसा होता है कि बहुत बार पेशेंट स्किन डिसऑर्डर के मामले हम देखें तो पेशेंट इतना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो खुद को दोष देने लगते हैं कि सर मेरा कुछ नसीब में ही खराब है, मैं इतना कुछ कर चुका हूँ तो अभी कुछ ट्रीट ही नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है मुझे छोड़ ही देना चाहिए, ऐसा मतलब अभी एंड स्टेज पे आ चुका था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा क्या होता है कि ट्रीटमेंट देने से उसको काउंसलिंग करना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है।
तो उसे बहुत मैंने अच्छे से काउंसलिंग किया, उसको बोले बताया कि नहीं सर ऐसा नहीं होता। मैं उसको, एक तो क्या होता है कि मेरी जो थेरेपी है, जो मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ, तो फर्स्ट कंसल्टेशन में भी उसको पूरी पैथोलॉजी में समझा देता हूँ, ये क्यों हुआ है, अभी कौन से स्टेज में है, और क्या बढ़ने वाला है, क्या कम होने वाला है। ठीक है, पेशेंट को जब जितना आप क्लियरिटी दोगे ना, तो पेशेंट आपकी ज्यादा ट्रस्ट करता है, ऐसा मेरा मानना है। पेशेंट को कभी भी आप कोई फॉल्स क्लेम नहीं करना है कि सर मैं 2 दिन में ठीक कर दूंगा, 8 दिन में ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताना है। उसको क्लीनली बताना है कि कितना टाइम लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। मैं पंचकर्मा भी फर्स्ट डे में बता देता हूँ कि 2 पंचकर्मा या 1 पंचकर्मा आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उसको रिजल्ट हमें फाइनल मिलेगा। ठीक है, ये नहीं करते तो इतने तक ही सीमित रहेगा। ये हम जितना क्लियर पेशेंट को बताएंगे, तब आप भी फ्री हो जाओगे और पेशेंट को भी आपको ट्रस्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट कंसल्टेशन में ही उसको डिटेल में बताया कि इस केस लेने के बाद में, तो फिर कोई बहुत बड़ी मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं थी उसको, तो बाकी वो फिट एंड फाइन था। ठीक है, तो ये प्रीवियस ट्रीटमेंट भी हो गई। तो अभी अ, आगे देखते हैं कि उसको हम कैसे परीक्षा करनी है पहले। तो अष्टविध परीक्षा मैंने की, जैसे नाड़ी मलमूत्र आपको ये पता है सब। तो वात कफश प्रिडोमिनेंस मुझे दिखा, नाड़ी में भी दिखा। तो बाकी इरेगुलर बाउल एंड मूवमेंट थे स्लाइटली। बाकी जनरल एग्जामिनेशन आपने देख लिया है, वो हम देख सकते हैं। तो इसमें नाड़ी एग्जामिनेशन हो गया, या मल एग्जामिनेशन हो गया, जिह्वा एग्जामिनेशन हो गया, और स्पर्श हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई अदर पैथोलॉजी उसमें दिखी नहीं। अग्नि परीक्षा देखी तो मंदाग्नि था, इरेगुलर एपेटाइट, कभी भूख लगना कभी नहीं लगना, साम जीवा थी, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन भी था, मतलब अजीर्ण का लक्षण है एक्चुअली वो। दूसरा कोष्ठ में भी क्रूर कोष्ठ था, तो इसलिए वो कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होना, ऐसी तो उसमें संभावना ज्यादा थी। वात कफज प्रकृति जैसे मैंने बताया थी। आहार का इरेगुलर टाइमिंग, क्योंकि मतलब उनका प्रोफेशन एक्चुअली वो रिटायर्ड है अभी, और वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस का एक विंग है वहाँ पे वो काम करते हैं। तो उनका जो खाने का टाइमिंग है वो बहुत अलग है। और विदाई फूड खाना, क्योंकि कंटिन्यूस बाहर रहते, कोई विजिट्स पे रहते हैं, तो बाहर का खाना हो जाता है। इचिंग ज्यादा होती है उनके पाम को रात को, तो इसलिए उनका पेन और इचिंग सेंसेशन रात में बहुत ज्यादा था। ठीक है, मेंटल स्टेटस एंजाइटी था इस, और इमोशनल डिस्ट्रेस था, क्योंकि ये जो लीजन्स है और फंक्शनल इम्पेयरमेंट, क्योंकि वो कुछ काम करने जाए तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। कोई मतलब कोई भी बुक भी और पढ़े वो, तो वहां पे भी वो जब होल्ड करते बुक या पेज, तो वहां पे भी उनको ज्यादा पेन और बर्निंग सेंसेशन होने लगना था। तो ये सब चीजें थी उनको। बाकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे मैंने बताया, दोष दुष्ट संप्राप्ति, उसमें वात प्रेडोमिनेंट है, आम का प्रेजेंस है, स्रोत से अफेक्टिव हुए बताया हमने ऐसे पहले ही। ठीक है, फाइनल डायग्नोसिस जो मेरा हुआ वो विपत्ति का, जो वात कफज प्रधान कुष्ठ, और एलोपैथी के हिसाब से वो पालोमोप्लांटर सोराइसिस था। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव क्या क्या करने हैं हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अग्निदीपन आमपाचन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद में रक्त शोधन, मृदु विरेचन, वात कफ शमन, फिशर हीलिंग। क्या क्या दो, इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, अ, इसमें दो चीजें क्या होती है कि पेशेंट को लोकली भी ठीक लगना चाहिए। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना सर, हम अंदर से मेडिसिन देंगे तो अच्छा ट्रीट होगा, ये हमारा एक तो कॉमन होता है कि नहीं सर, मेडिसिन अंदर जानी चाहिए तो फिर ये स्रोतों से अच्छा काम करेगा, वो अच्छा काम करेगा। पेशेंट को आपके साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, यह बात आप समझ लो। पेशेंट को रिजल्ट चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आम पाचन कर रहे हैं, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं बताना। उसको जस्ट वो समझे उतना ही बताना है। उसको बताना है कि हम लोकली भी ट्रीट करेंगे और अंदर से भी ट्रीट करेंगे। तो फीशर जो हीलिंग है ना बाहर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वो एक्चुअली साइन दिखेंगे कि वो ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा है कि रिकरेंस हमें कम करना है और रसायन पे जाना है, और लास्ट में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। पहले चिकित्सा सिद्धांत जो है वो हम देखेंगे कि क्लासिकल थेरेपेटिक अप्रोच क्या है। तो उसमें विपादिका या कोई भी कुछ की चिकित्सा है, उसमें आर्य चरक ने भी बताया है, और ग्रंथ में भी है, शोधन शमन, आ, उसके बाद रसायन, और स्थान परिमार्जन, जिसमें बताया कि लोकल ट्रीटमेंट जो हमें करनी है। ठीक है, इसमें मेन चीज हमें ध्यान ध्यान में रखनी है कि रिपीटेटेड जेंटल प्यूरिफिकेशन विथ सेफगार्ड ऑफ पेशेंट वाइटेलिटी, मतलब कंटिन्यूस उसमें शोधन लगता है ऐसी चिकित्सा में। ठीक है, तो कुछ में बताया है कि 15 डेज में आप रक्तमोक्षण करो, मंथली आप विरेचन करो, ऐसे बताया है उसमें।
आप वो भी चरक में उसका सूत्र है वो पढ़ लेना बाद में। कुष्ठ चिकित्सा जैसे बताया कि कुर्यात् शोणित रोगेषु रक्तपित्त हरिक्रिया विरेक उपवासम चम सरावसम सरावणम रक्त शोणितस्य च। कि रक्तमोक्षण, विरेचन और उपवास लंघन ये चीजें करनी है। तो ये हमें तो पहले हो गया कि शोधन का प्रोटोकॉल के क्या करना है, हमें पहले तो विरेचन करना है। उसमें भी मृदु मृदु विरेचन करना है। मृदु विरेचन में हम क्या करेंगे वो आपको आपके बाद में बताऊंगा मैं। विरेचन में भी हमें कौन सा विरेचन, विरेचन के 5 प्रकार बताए, उसमें भी कौन सा चूज करना है, उसके लिए कौन सा द्रव्य देना है, और वो भी इतना अच्छा हो कि पेशेंट को तकलीफ नहीं हो डेली अगर मृदु विरेचन देते हैं तो। दूसरा होता है कि लंघन। लंघन आम पाचन के लिए बेस्ट। लंघन के लिए हम मेडिसिन के हिसाब से भी लंघन दे सकते हैं। दूसरा मैं डाइट देता हूँ पेशेंट को, तो डाइट कंप्लीटली फॉलो करने को बोलता हूँ। और थर्ड होता है कि रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रक्तमोक्षण आप जलोका से भी कर सकते हो या सीरावैद भी कर सकते हो। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है शोधन के हिसाब से। आगे जाएंगे कि पहले होगा दीपन, मृदु विरेचन, रक्तमोक्षण, शमन और रसायन थेरेपी। तो उसमें मृदु विरेचन जो है ना, मैंने अलग से विरेचन दिया नहीं, मतलब 7 डेज का एक्चुअली देना चाहिए प्रॉपर। मगर वो पेशेंट को टाइम नहीं था, इसलिए हम मृदु विरेचन डेली एक मेडिसिन दे सकते हैं। रक्तमोक्षण तो आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स लगते हैं मैक्सिमम करने के लिए। तो रक्तमोक्षण मैंने किया। रक्तमोक्षण मैंने सेकंड सेटिंग में किया, क्योंकि फर्स्ट सेटिंग में तो पेशेंट डायरेक्टली हमें ट्रस्ट नहीं करता कि सर अभी अभी क्या ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम पहले तो मेडिसिन देंगे। मेडिसिन से अगर कुछ रिजल्ट आता है तो ही हम करेंगे, ऐसा पेशेंट का होता है। और हर पेशेंट का ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली इतना पैसे क्यों खर्च करें। तो ये सेकंड फॉलोअप में हुआ है। और शमन औषधि कंटिन्यूस। तो फेजेस देखेंगे हम तो 1 to 4th वीक में अग्निदीपन हुआ, आम पाचन हुआ, इनिशियल शमन हुआ। तो उसमें ये मेडिसिन मैंने यूज किया है। ये आप अल्टरनेट अलग भी यूज कर सकते हैं। ये क्यों यूज किया है हम आगे देखेंगे। पटल कट्रो इत्यादि कषाय, या उसे रक्तपाचक बोलते हैं महाराष्ट्र में, कि यहाँ पे जो दादा वैद्य उसको यूज करते हैं तो रक्तपाचक के नाम से यूज करते हैं। पटल कट्रो इत्यादि का कषाय भी मिलता है, रक्तपाचक टैबलेट भी मिलती है आपको। दूसरा होता है केशर गुग्गुल। तीसरा गंधक रसायन, ठीक है। सेकंड फेज में मृदु विरेचन महातिक्तक गुरुत्व से दिया था। तो मैंने महातिक्तक गुरुत्व ये शमन मात्रा में दिया है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। 1 टीस्पून एट मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये शमन मात्रा में दिया है मैंने। पेशेंट अगर डायरेक्टली महातिक्तक गुरुत्व नहीं यूज कर सकता, मतलब ले नहीं सकता, तो उसको कैप्सूल भी दे सकते हैं। मगर एक्चुअली कोर गुरुत्व लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो फेज है उसमें 9 to 16, इतना वीक्स नहीं लगा मुझे, 5 to 8 वीक्स में ही उसको क्लियर हो गया है पूरा, ठीक है। मैं ये प्रोटोकॉल बता रहा हूँ मैं। तो दूसरा होता है रक्तमोक्षण। तो ये हम सेकंड या थर्ड वीक में भी कर सकते हैं। जलोकार्जन कर सकते हैं लोकलाइज, या डायरेक्टली सिराविद भी कर सकते हैं। और ओरल मेडिसिन उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रसायन थेरेपी के हिसाब से। अभी ड्रग फार्माकोलॉजी देखेंगे कि एक्चुअल ड्रग कैसे काम करेंगे इसमें। तो डिटेल ड्रग एनालिसिस जो है, तो उसमें हम देखेंगे कि रसवीर्य विपाक जो है, स्पेसिफिक कर्म जो है वो द्रव्यों का या कल्पों का विपादिका पे ऊपर कैसे काम करता है। तो फर्स्ट द्रव्य जो है ना हमारा, ये महामंजष्टि कषाय है, ये सुप्रीम ब्लड प्यूरिफायर। इसके आगे अलग अलग भी बहुत सारे द्रव्य है। हाँ, मैं ये यही यूज करना है ऐसे कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे ग्रंथ में इतने सारी द्रव्य आई है, हमें बस क्या प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो हमें रक्त शोधन या रक्त प्रसादन और रक्त पाचन, ये दोनों चीजें करनी है। तो रक्त पाचन और प्रसादन करने के लिए हम कौन सा भी ड्रग यूज कर सकते हैं। मैंने महामंजरी कषाय यूज किया। सीताराम कंपनी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, जो मुझे अच्छा इमेज मिला मैं वो डाल दिया, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हैं महामंजरी कषायम, या मार्केट में बहुत सारे प्रिपरेशन मिलते हैं, आप ये दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, श्लोक श्लोक में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। अष्टादश कुष्ठेषु वातरक्तेषु अर्दिता, ये श्लोक में लास्ट लाइन देखो आप। इंग्रेडिएंट तो यही, मगर फलश्रुति में जो दिया है ना, अष्टादश कुष्ठेशु, 18 प्रकार के कुष्ठ जो है, जैसे 11 और ये 7, सभी कुष्ठ में हम ये दे सकते हैं। तो इसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ हम इसे यूज करेंगे, हर एक कुष्ठ में यूज करेंगे तो भी चलेगा। तो कोई कोई ड्रग ग्रंथकारों में हमें बहुत इजी कर दिया है। अब बहुत टाइप पढ़ो, डिफरेंशिएट भी बहुत करो, मगर हमें अब कुछ एक्चुअली एक ड्रग भी हम बहुत सारे कुष्ठ में यूज कर सकते हैं, ऐसा है वो। तो अष्टादश कुष्ठेषु वातरक्तेषु अर्दिते तथा। तो महामंजष्टि कषाय, उसका एक्चुअली थेरेपेटिक कैसा है, उसमें 38 इंग्रेडिएंट्स है। इसमें जो मेन है ना वो मंजिष्ठा है। बाकी तो है ही एक्चुअली वो रक्तपाचन प्रसादन करने वाला, मगर उसमें मेजर इंग्रेडिएंट जो है मंजिष्ठा है। और मंजिष्ठा का रक्त प्रसादन कार्य वो बहुत प्रोमिनेंट है। रक्त शोधक है एक्चुअली। मंजिष्ठा रक्त शोधक है।
बाकी जो इंग्रेडिएंट है उसके, मैंने उसके सामने भी ये लिखा है कि मुस्ता है, दाहनाशक है, कुटज है, आमपाचक, गुड़जी त्रिदोषग्न है, कुष्ठग्न है, नागर दीपन है, अनुलोमक, रक्त प्रसादन, ऐसे सब जो उनकी क्वालिटीज है वो सभी हम रक्त व स्रोतस के व्याधियों में यूज करने के लायक ही है, मतलब उसके लिए ही बना है वो डिटेल। रसपंचक देखेंगे तो वो तिक्त, लघु, उष्ण और कटु विपाकी है, ठीक है। और वात पित्त शमन ये प्रोमिनेंट उसका एक्शन है, वात शमन भी करता है अगर घृत के साथ कॉम्बाइन देते हैं। इस केस में उसको मैंने महातिक्त घृत के साथ दिया है, तो उसे हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो फाइनल फॉर्मुलेशन जो होता है वो कणा या गुग्गुल उसके साथ भी यूज करने को बोला है, तो मैंने इसमें केसर गुग्गुल का इस्तेमाल किया है ये पूरे ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो दीपन पाचन हो गया, रक्त प्रसादन हो गया, कुष्ठग्न कर्म हो गया, और इम्यूनोमॉड्यूलेशन में ये रसायन भी कर्म करता है, तो ये बहुत सारा रसायन की तरफ जाता है, इसको हम लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्रोतोशोधन करना, स्रोतोशोधन करना जैसे मैंने पहले ही देखा था, रसव स्रोतोदुष्टि, रक्तव स्रोतोदुष्टि और स्वेदव, ठीक है। ये तीनों स्रोतोदुष्टि में हमें ये यूज करना है। ये इविडेंस बेस्ड है, आपको इसका इसके सब मतलब ये जो IL-827 या TNF अल्फा फैक्टर जो है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके सब रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे। ये अभी मॉडर्न रिसर्च के मतलब वहाँ पे भी हमें प्रूव करना होता है कि एक्चुअली है क्या, तो वो रिसर्च एविडेंस इसके अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा मैं ड्रग यूज किया जो दूसरा है वो महातिक्त घृत, द ब्रेड ग्रेट बिटर घी जिसे बोलते हैं। तो कोट्टकल का मैंने यहाँ पे फोटो डाला है, क्योंकि कोट्टकल और वैद्य रत्नम की जो घी है वो एक्चुअली अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जो हमें प्रैक्टिस में मैं यूज करता हूँ खुद, आप भी कर सकते हैं, ये प्रमोशन तो नहीं किसी का, मगर खुद भी बना सकते हैं। बहुत अलग और कंपनियां भी है जो ये यूज करती है, उसमें ये सब इंग्रेडिएंट है। तो उसका हम आगे देखेंगे कि फॉर्मुलेशन कैसे बनाया है। महातिक्त घृत जो है उसमें आंवले की कषाय और उसमें जो बाकी सब इंग्रेडिएंट है, ये सब इंडिकेशन जो है इसका क्लासिकल इंडिकेशन जैसे बताते हैं कि इसके फलश्रुति में दिया हुआ है, कुष्ठानि, रक्त पित्तम, प्रबल्य अर्शानि, रक्तवाहिनी, विसर्पम, आम्लपित्तम, वातास्त्रुक, पांडुरोगश्च। तो सभी प्रकार के कुष्ठ में हम यूज कर सकते हैं, सभी प्रकार के कुष्ठ कुष्ठ में यूज कर सकते हैं। वात प्रिडोमिनेंट, वात संप्राप्ति ज्यादा है, वात कफ संप्राप्ति ज्यादा है, या वात पित्तज भी है ज्यादातर, या रक्त पित्त है, उसी में हम या ज्यादा यूज कर सकते हैं। एक तो ये स्नेह हो गया, तो अंदर से भी हील करेगा। हम इसे लोकली भी लगा सकते हैं, मगर लोकली लगाने लगाने के लिए बहुत सारे और ऑयल भी आए हैं, तो इसलिए वो हम लोकली तो छोड़ देंगे। अंदर से वो एक तो स्नेहन करता है, और दूसरा ये कुष्ठग्न कार्य है, रक्तपित्त है, और रक्तवाहिनी स्रोतस जो है, या रक्तवाहिनी दुष्यंती जैसे हम रक्तव स्रोतस के दुष्टि में देखा था, उसी पे ये स्पेसिफिकली एक्ट करता है, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सभी कुष्ठ में, स्पेसिफिकली वात पित्त प्रिडोमिनेंट कुष्ठ में हम यूज कर सकते हैं। तो और जो इंडिकेशन नीचे दिए, जैसे विसर्प हो गया, वातरक्त हो गया, पांडु हो गया, आम्लपित्त हो गया, इस सब कंडीशंस में हम अलग अलग मोड ऑफ एक्शन से इसे यूज कर सकते हैं। तो हम अभ्यंतर शमन मात्रा में हम इसे मैंने यूज किया था। इसको हम बृहत विरेचन के लिए भी यूज करते हैं, 7 डेज का हम विरेचन देते हैं, टोटली 4 या 5 डेज का स्नेहपान, उसमें भी महातिक्त घृति यूज करना है ऐसी कंडीशन में। और एक घृत आता है इसके साथ में, आरगवद महातिक्त। तो आरगवद भी बहुत अच्छा कुष्ठग्न कार्य करता है, आरगवद महातिक्त का कॉम्बिनेशन अगर देते हैं हम लोग, वो अलग से घृत मिलता है, वो सोरियासिस कंडीशन में उससे इसे इसे अच्छा और इसके कंपेरेटिव में काम करता है। तो दोनों में कोई भी आप चूज कर सकते हो, तो वो भी अलग लेक्चर में हम डायरेक्ट डिटेल कौन सा घृत कैसे काम करता है वो भी लेंगे, बस डिटेल घृत का ही लेक्चर लेंगे, उसमें हम ये देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा महातिक्त घृत का जो प्रॉपर्टी है, ये योगवाही है। दूसरा तिक्तरस जो है ये प्रेडोमिनेंट है, ये पित्त कम करने वाला है, क्लेदो प्रशोषक है, और कुष्ठग्न है स्पेसिफिक, ठीक है। रक्त प्रसादन करने वाला है, दीपन करने वाला है, स्निग्ध तिक्त कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्निग्ध भी है और तिक्त भी है, बात भी कम करेगा अच्छे से, और पित्त भी कम करेगा लॉन्ग टर्म, ठीक है। और लाइपोसोमल ड्रग डिलीवरी आपको ये पता है, मॉडर्न का ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो सेलुलर अपटेक बढ़ाता है, अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, तो 5 to 10 ml ट्वाइस अ डे हम दे सकते हैं। अगर हम उसको डायरेक्टली हम स्पून बाय फोन भी देंगे तो भी चलेगा, नहीं तो उसको हम कैप्सूल भी तौर पे दे सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में कैप्सूल भी अवेलेबल है। एक्चुअली मेरा होता है कि डायरेक्ट जो कोर ड्रग है ना, वही एक्चुअली 1 टीस्पून लेना चाहिए,
उसे से ज्यादा रिजल्ट आता है। मगर पेशेंट बहुत ही अगर नाटक कर रहा है, डिनाई कर रहा है लेने के लिए, तो ठीक है, वो कैप्सूल भी दे सकते हैं। उष्ण जल के साथ देना है। कंटिन्यूस 3 मंथ तो देना है, क्योंकि उसमें एक तो हीलिंग तो फास्ट हो जाएगा, मगर उस वो रसायन के तौर पे भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो ये दे सकते हैं हम लोग। उसके साथ में उसके बाद में आता है गंधक रसायन। बहुत अच्छा और एक्सलेंट कल्प है, मेरा बहुत फेवरेट है। मैं बहुत मतलब ऑलमोस्ट सभी स्किन डिसऑर्डर्स में यूज करता हूँ। तो गंधक रसायन जो है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, इसको 7 भावनाएं दी हुई है गोक्षीर की। और ये बाकी सब उसमें इंग्रेडिएंट जो है, जिसमें त्रिकोटु है, त्रिफला है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। इसकी अलग अलग भावनाएं उसे दी गई है। स्पेसिफिक एक्शन है वो कुष्ठग्न है, और कृमिघ्न है, और कंडुग्न है। ये श्लोक में भी आया हुआ है। कृमिघ्न, कुष्ठग्न और कंडुग्न। हेलो। ओके। हाँ। तो क्लेदहर आम पाचन करता है, ये और रसायन है, उसके नाम में ही रसायन है, गंधक रसायन, ठीक है। क्योंकि ये जो भावनाएं दी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्रिडोमिनेंट है। उसका हम अगर श्लोक देखेंगे फलश्रुति में, तो उसमें स्पेसिफिक आया हुआ है। कंडुम च कुष्ठम च विषदोष उग्रम मासद्वयेन हम जयेद प्रयोगाः घोरातिसारम ग्रहणीगतम च हरेच्च रक्तम दृढ़शूलयुक्तम। स्पेसिफिक आया हुआ है श्लोक में, कंडुम च कुष्ठम च विषदोषम उग्रम मासद्वये एनह जयेत प्रयोगाः। तो 2 मंथ में ही कोई भी कंडू हो या कुष्ठ हो, उसको कंप्लीटली वैनिश करता है। और ये मैं बस वो श्लोक में दिया हुआ है इसलिए नहीं बता रहा, ये एक्चुअली है। इसको डोज हम जैसे मॉनिटर करेंगे ना। और मैं कौन सी कंपनी का यूज करता हूँ वो भी बताता हूँ कि दूध पापेश्वर कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मैंने वही यूज किया है ज्यादातर। अलग अलग कंपनी का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खुद भी बना सकते हैं, मगर वो डिफिकल्ट है बहुत बनाना। ठीक है। दूसरा होता है कंडू कुष्ठ, ये जो दोनों सिम्टम्स है, ये हम विपादिका में और पाल्मोप्लांटर सोराइसिस में देख सकते हैं कि ये बहुत प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स है। उसको डायरेक्टली कम करने का वचन ग्रंथकारों ने यहाँ पे दिया है। लास्ट में अगर लाइन देखेंगे, प्रजाकरम केशवम अतिकृष्णम करोति च अक्षम वर्धनम, तो इसमें ये भी आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि हेयर्स, मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर, या उसको हम पालित्य बोलते हैं। पालित्य में या सफेद बाल हो रहे हैं, उससे उसमें हम ये गंधक रसायन हम यूज करेंगे, क्योंकि माका की भावना है इसमें, भृंगराज है इसमें, और गोदुग्ध है। तो ये रसायन के तौर पे उसमें बहुत अच्छा काम करता है, तो ये कलर भी चेंज कर सकता है लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो। बहुत अच्छा, और ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ में। क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, जीर्ण ज्वर हो गया, प्रमेह हो गया, और वात व्याधि हो गया, ये सभी डिसीज में हमें गंधक रसायन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट हो गया हमारा कंडू और कुष्ठ के हिसाब से। गंधक रसायन का जो लेवल है, मोड ऑफ एक्शन, तो पहले आम और अग्नि बढ़ाना, आम पाचन करना, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज रिसर्च में पाई गई है। जबरदस्ती सर भी बहुत सारी इन्फेक्शन, जो जहाँ पे इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है ना, तो वहाँ पे गंधक रसायन देने को बोलते हैं। गंधक रसायन का वो बहुत ऐसे ही यूज करते हैं। और उसमें ये भी यूज करते हैं सर, त्रिफला गुग्गुल, केशर गुग्गुल और अमृता गुग्गुल, मतलब TKR का उसका उनका फार्मूला है। और उसके साथ गंधक रसायन ऐसे भी वो लाइक एंटीबायोटिक की टाइप वो खुद यूज करते हो, लेक्चर में बताते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है, IL-6 और आयल बीटा, इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, इम्यूनोमोडुलेटर है, और टिश्यू रिजनरेशन काम करता है। ये रिसर्च है, ये टोटली एक्चुअली रिसर्च किए हुए हैं। उसका डोज जो है मैं यूज करता हूँ, वो 250 to 500 mg ट्वाइस डे। तो 2 टैबलेट्स, 125 का एक टैबलेट होता है, और एक रत्ती उसको बोलते हैं। तो 2 टैबलेट्स वंस देना है वो। आप थ्राइस भी दे सकते हो, मतलब दिन में 3 बार भी दे देता हो, 2 2 2 ऐसा दे सकते हो आप। ठीक है। 3 3 भी दे सकते हो। तो 2 2 दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 250 mg वो ट्वाइस अ डे दिया, नॉर्मल वाटर के साथ या घी के साथ, तो भी चलेगा। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। उसके साथ है महामरीचरी तेल। महामरीचरी तेल जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन एक्सलेंट काम करता है, मैंने फिलहाल ही में उसको यूज करना चालू किया है। तो महामरीचरी तेल जो है वो कैसे काम करेगा, मतलब ये बैद्यनाथ का भी कोई नहीं, बहुत सारी कंपनी भी बनाती है। तो महामरीचरी तेल बशीर रत्नावली का रेफरेंस है कुष्ठ अधिकार में। मरीच, ये उसका मेन इंग्रेडिएंट है, और उसके बाद में बाकी बहुत सारे हैं। तो एक्चुअली मरीच जो है ना, वो जैसे हमने कल परसों हम बात कर रहे थे, उसमें बताया था कि मरीच का वो क्या प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मरीच का, कोई बता सकता है? रमाते
प्रमाथी। प्रमाथी, एग्जैक्टली exactly। तो ये प्रमाथी काम जो है ना, वो मरीज करता है, इसीलिए मरीज ये व्हीकल के तौर पे काम करता है, ठीक है। जब हमें डीप टिश्यू पेनिट्रेशन करना है, ठीक है, तो हम मरीज का कोई कल्प यूज करेंगे या मरीज का प्रक्षेप भी यूज करेंगे ना, तो बहुत यूजफुल है। तो मैं खुद जो मतलब छोटे बच्चे हैं उनमें जो अगर ज्यादातर कफ या राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम त्रिकटु यूज करते हैं। त्रिकटु का प्रक्षेप भी यूज कर सकते हैं, त्रिकटु का सिरप मिलता है, औषधि वटी मिलती है, उसमें मरीज है। तो मरीज जो है प्रमाथी काम करके वो स्रोतोशोधन अच्छे से करता है, और छेदन लेखन का काम अच्छे से करता है। तो मरीज यहाँ पे हम पेनिट्रेशन की तरफ या एज अ व्हीकल हम यूज करते हैं डीप टिश्यू जाने के लिए, और बाकी ये सब इंग्रेडिएंट ये सब कुष्ठग्न है, एंटी माइक्रोबियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है उसका सबका, आप देख सकते हो। और तिल तेल का बेस है उसका, गौमूत्र भी उसमें डाला हुआ है। जो क्लासिकल इंडिकेशन बताया हुआ है ग्रंथ में, तो उसमें क्लियर कट इंडिकेशन है, देखो आप ग्रंथ में उसका फलश्रुति है। पामा विचर्चिका दद्रु कंडु विस्फोटानिच वलय पलित छाया नीली व्यंगम तथैव च अभ्यंगेन प्रणश्यन्ति सौकुमारश्च जायते। देखो, अभ्यंगेन प्रणश्यन्ति, अभ्यंग करना है उसका, डायरेक्टली लोकल एप्लीकेशन करना है, बाहर से लगाना है उसको, अंदर नहीं लेना। हाँ, तो ये इंटेक के लिए नहीं है, ये टोटली अभ्यंग के लिए स्पेसिफिक बनाया हुआ तेल है। पामा विचर्चिका दद्रुप कंडु विस्फोटक है, ये सब स्किन डिसऑर्डर्स, ये सब कुष्ठ के प्रकार, एक कुष्ठ के प्रकार यहाँ पे आए हुए हैं। स्केबीज या एक्जिमा जो है, ये जो हम पाल्मोप्लांटर सोराइसिस की बात कर रहे हैं, इसमें एक्जिमा होता है। दूसरा वीपिंग एक्जिमा होता है, विचर्चिका जैसे बोलते हैं। या दद्रु मतलब फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, या रिंगवर्म जैसा होता है। कंडू, यहाँ पे इचिंग बहुत है यही कंडीशंस में। या विस्कुलर इरप्शंस है, विस्फोट, इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्किन सॉफ्ट करता है, जो ड्राई हुई है, बहुत सारे ड्राई हुई है, ये जो केस में हम देख रहे हैं कि इसमें ड्राई हुई है, हाइपर केराटोसिस हुआ है, हम इसमें अगर बाहर से उसको लोकल एप्लीकेशन के लिए कंटिन्यूस देंगे, तो ये बहुत अच्छा रिस्टोर करता है सॉफ्टनेस। ओके, महावृक्ष तेल ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन बहुत है, उसके साथ वो लोकल शोधन करता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण है उसमें, तो लोकल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी उसमें, हरताला हरताल मनशिला है, निम्ब है, करंज है, तो इतने अच्छे स्किन पे जाने वाले या फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल करने वाले बहुत सारे ड्रग है उसमें, ठीक है। तो केराटोलाइटिक इफेक्ट है, तो ग्रेजुअली डिसॉल्व करता है हाइपर केराटोसिस के, जैसे मैंने बताया कि आपको फोटो भी दिखाऊंगा आगे में, कि कैसे वो स्केल्स आते हैं हाथ पे, और इतने स्टिफ रहते हैं, जैसे आप उसको हाथ लगेंगे ना तो इसको आपको चुभेगा, इतना उतना शार्प होता है वो, ठीक है। वो डबल जैसे स्किन आती है ऊपर, स्किन फटती है, फीचर्स होते हैं स्किन में। तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, हरिद्रा कुष्ठ है उसमें, और वुंड हीलिंग का काम करता है वो, ठीक है। वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू प्रमोट करता है, तो उसमें हीलिंग ज्यादा फास्ट होती है। तो कॉशन यही है कि उसमें हर तल मलिशिला भी है, तो वो अंदर नहीं जाना चाहिए या आग के कांटेक्ट में आना चाहिए, और सॉफ्ट कोई मेम्ब्रेन में, मतलब मुंह में वगैरह इसको मतलब इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख के देना चाहिए, क्योंकि उसका ज्यादा डोज हो गया तो वो थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकता है, इसलिए। आगे हम जो मेडिसिन यूज किया हम देखेंगे, केशर गुग्गुल, ये वर्सडेज गुग्गुल है, वो कैसे यूज करते हैं। शुद्ध गुगुल है, उसमें त्रिफला है, और बाकी के ये जो चूर्ण है उसका प्रक्षेप है उसमें, कल्क है उसका, योगवाही एक्शन है उसका बेसिकली, ठीक है। तो तिक्त लघु उष्ण कटु ऐसा उसका रसपंचक है। और इसका जो श्लोक है, इंडिकेशन है, वो स्पेसिफिकली देखिए। तनुरोधम वात शोणितम अथम द्वंद्वम चिरोत्थम जयति श्रुतम परिशुष्कम स्फुटितम च अनुजस्यापि व्रण कास कुष्ठ गुल्म उदर पांडुरोग मेहिनम मंदाग्निश विमंदम प्रमेय पीड़िकाश नाशयन्तु। देखो यहाँ पे दो चीजें आई है, एक्चुअली इसका जो ग्रंथ में रेफरेंस है वो वातरक्त में है, ठीक है। ये कुष्ठ में नहीं दिया हुआ। तो वातरक्त, जीर्ण वातरक्त, गंभीर वातरक्त, इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा कुष्ठ इसका इंडिकेशन है। तो सभी प्रकार के वात पित्त डोमिनेंट जो कुष्ठ है, उस सभी प्रकार के कुष्ठ में हम कैशर गुगुल यूज कर सकते हैं। व्रण शोधन प्रॉपर्टी है उसका। तो नॉन हीलिंग वुंड जो होते हैं, इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट जो उसमें है ज्यादातर, वहां पे हम कैशर गुगुल का इस्तेमाल करते हैं। शोथ, जहाँ पे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है, वहां पे हम कैशर गुगुल यूज करते हैं। केशर गुग्गुल वातरक की कंडीशन में तो है ही, उसके साथ में और दो तीन इंडिकेशन प्रैक्टिकली जो यूज करता हूँ मैं बता रहा हूँ। एक तो
जहाँ पे सेलुलाइटिस है, मतलब पैर में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वहां पे केशर गुगुल अच्छा काम करता है। डायबिटिक वुंड होगी, डायबिटिक फुट हो गया, वैसे भी मेरे पेशेंट चल रहे हैं, उसका मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूँ बाद में। तो वहां पे भी केशर गुगुल बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और बात रक्त की और सारी कंडीशंस हो गई, उसमें आपको एक्चुअल क्लासिकल सिम्टम मिलते हैं, वहां पे भी केशर गुगुल काम करता है। अ, उसके साथ में और मैंने इसमें भी यूज किया है उसको, केशर गुगुल को। हाँ, इन्फेक्टिव वुंड में भी यूज किया है, मतलब फ्रेश इन्फेक्शन है वुंड पे, वहां पे भी केशर गुगुल अच्छा काम करता है। प्रमेय पीड़िका में बताया आपसे। तो ये हम केशर गुगुल वातरक्ति के हिसाब से मैंने उसको एक सोचा था, तो वहां पे भी मैंने यूज किया, तो वो भी अच्छा रिजल्ट उसमें आया है हमें। तो कैसे काम करता है, दीपन पाचन है, त्रिकट हुए इसमें, आमपाचन करना, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करना, जो गुगुल का एक्चुअली मुख्य कर्म है। तो शोधन है, रक्त शोधन करना, और फिर रसायन इफेक्ट है इसके साथ में। और ये हम मेडिसिन दे सकते हैं, उसका मैं लिस्ट दे रहा हूँ अभी, आप ये देख सकते हो। ये मैंने 4 तो यूज किए, ये बाकी के यूज कर सकते हैं। तो पटल कोटर इत्यादि कषाय, जैसे मैंने बताया कि उसमें पटोल, कुटकी, चंदन, मुरवा, गुड़ुची, पाठा, ये है। पटल कोटर इत्यादि कषाय का रेफरेंस है अष्टांग हृदय का 15 अध्याय, उसमें भी ये रेफरेंस एक्चुअली श्लोक दिया हुआ है। रक्त प्रसादन, रस प्रदान, रसादन का काम मेजरली है, जो हम फर्स्ट देख रहे थे कि संप्रत्य में 2 स्रोत समय दुष्ट दिखे। दूसरा खदिरा रिष्ठा, खदिरा रिष्ठा भी आप यूज कर सकते हैं। खदीर, दारू, रिद्रा, बाकुची, धातकी पुष्प इसमें है। तो ये भी कुष्ठग्न है, एक्चुअली कुष्ठग्न प्रॉपर्टी उसका रक्त शोधन का काम करता है अच्छे से, ये भी यूज कर सकते हैं। लोकली एप्लीकेशन के लिए मैं, जैसे मैंने बताया कि महामृच तेल यूज किया, उसके साथ जीवन त्यादी यमक यूज कर सकते हैं आप। जीवन त्यादी यमक ये घृत तेल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। घृत तेल के कॉम्बिनेशन में हम वात कफ शमन का काम बहुत अच्छा करता है। तो ये बहुत घना होता है, गाढ़ा होता है, आप देखेंगे तो मतलब हाथ में लेंगे तो बहुत स्टिकी मिलेगा आपको, क्योंकि वो यमक स्नेह है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन पाम और सोल में जहाँ पे क्रैक्स ज्यादा है, वहां पे हम जीवन त्यादी यमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ट्यूब वगैरह भी आता है, तो क्रीम भी यूज कर सकते हैं। पंचवर्कल कषाय, उसका जो पंचवर्कल का जो क्वाथ है, वो एक्सटर्नली वॉश के लिए, मतलब प्रक्षालन के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर वो जो वुंड है फुट के और हाथ के, वो बहुत ज्यादा उसमें यूजिंग वगैरह हुआ है, पित्त का डोमिनेंस है, तो उसको हम बाहर से हम क्लीनिंग करने के लिए या धावन करने के लिए हम पंचवल्क का कषाय यूज कर सकते हैं, या अभ्यंतर भी दे सकते हैं। कंप्लीट थेरेपेटिक रेजिन जो है 6 मंथ का प्रोटोकॉल में बता रहा हूँ आपको। तो उसमें मेजरली पटल कोटरेन नदी कषाय, उसका जो क्वांटिटी है वो देखो, 40 ml। और बहुत सारे कषाय जो है ना साउथ के, उसका जो इंडिकेशंस है, वो देने का जो मोड ऑफ, मतलब उसका जो मोड है वो बिफोर फूड देना है। कोई भी कषाय हम बिफोर फूड देते हैं तो उसका ज्यादा रिजल्ट आता है। बहुत सारे हम साउथ की अगर बुक्स आप पढ़े, तो उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है बिफोर फूड हाफ आवर उसके पहले देना है फूड के, ठीक है। तो 40 ml, उसके साथ में वो जो साउथ के कषाय हम यूज करेंगे तो बहुत गाढ़े रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, तो उसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूशन के हिसाब से ही देना है। कैसर गुग्गुल, महातिक्त घृत कैप्सूल दे सकते हैं आप, उसके साथ गंधक रसायन और खजरा, जैसे मैंने बताया। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए विंसुरे ऑयल, ये केरला आयुर्वेद का मिलता है, ये प्रोप्राइटरी है। विंसुरे ऑयल ये सोराइसिस के लिए स्पेसिफिक इन्होंने बताया है। दूसरा है जीवन त्यादी यमक, जैसे मैंने बताया। और तीसरा है कि सोरो सिद्धि ऑयल, एसकेएम कंपनी का सोरो सिद्धि ऑयल आता है, वो भी हम बाहर से अब लोकली एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं। ये भी मैंने कॉम्बिनेशन को दिया था, सोरो सिद्धि ऑयल महामर चदी तेल, उसका कॉम्बिनेशन मैंने दिया था। और पंचवल्क के बाद उसको हम वॉश करने के लिए बाहर से दे सकते हैं, ठीक है। 3 to 6 मंथ, 3 to 4 में भी दिया है ये सब, तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट के बाद भी उसको रसायन की तरफ ये सब मेडिसिन ले जाते हैं। और अभी शोधन की बात हुई, तो शोधन में रक्तवोज स्रोतस की चिकित्सा का कोर प्रिंसिपल हमने देखा था कि श्रावणम रक्तमोक्षस्य, और विरेचन। तो विरेचन में हम आंवले की, द्राक्षा, आरगवत का दे सकते हैं। इस पेशेंट में मैंने आरगवत कपिला, या एक ही पिल जो मिलती है आरगवत कपिला का, वो उसका नित्य विरेचन दिया था, 1 टैबलेट एट एचएस। सोने से पहले 1 टैबलेट देते हैं तो भी अच्छा मृदु विरेचन होता है इसमें, ठीक है। और अगर पित्त का प्रोडोमिनेंस आपको दिख रहा है तो त्रिवुत भी दे सकते हैं, त्रिवृत लेह दे सकते हैं बहुत कम मात्रा में। लंघन करना है अग्नि अच्छा करने के लिए। और रक्तमोक्षण जो है आप जलों का लगा सकते हैं या सिरावेद कर सकते हैं, दोनों इफेक्टिव है इसमें, ठीक है। तो रक्तमोक्षण मैंने इस पेशेंट का किया है, रक्तमोक्षण के बाद अच्छा रिजल्ट आया है, और प्रोलिफरेशन बहुत कम हुआ है, स्केलिंग बहुत कम हुआ है, इचिंग कम हुआ है, ठीक है। तो रक्तमोक्षण करना जरूरी है। तो दोनों चिकित्सा मैंने की है, विरेचन भी किया है और रक्तमोक्षण किया है इस चिकित्सा उस केस में।
तो रक्तमोक्षण का जो पीरियड है जैसे मैंने बताया, ये अभी प्रोसीजर दिए हुए हैं, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आगे देखेंगे शोधन, पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, प्रधान कर्म। इसको हम एरेंडस ने भी यूज कर सकते हैं, आर्गवत फलमज्जा फांट भी यूज कर सकते हैं, त्रिवृत ले भी यूज कर सकते हैं, आप ड्रग ऑफ चॉइस भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रकृति के हिसाब से, दोष दुष्ट के हिसाब से। पथ्यापथ्य, पथ्यापथ्य तो आपको पता ही है, मूंग दाल वगैरह ये सब, मतलब तिक्त रस वगैरह। और स्ट्रिक्ट अवॉइड क्या करना है, कर्ड फिश, दधी सेवन, मत्स्य सेवन, गुड़ सेवन, मांस, तिल तेल अभ्यंतर सेवन, ठीक है, बहुत आम्ल लवण का रसों का सेवन ये कम करना है हमें। उसके बाद में विहार और लाइफस्टाइल में मतलब मॉडिफिकेशंस, मतलब निद्रा का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज है, सन एक्सपोजर है, ठीक है, बाकी ये सब चीजें। और एक्चुअली हम देखेंगे कि बाकी सब जो ड्रग्स है उसका टोटल फार्माकोलॉजी जो है, तो वो कैसे है कि महातिक्तक ग्रुप जो है, महातिक्तक त्रिदोष शमन है, रसायन है, महावंजस्यदि कषाय रक्त प्रसादन है, गंधक रसायन कुष्ठग्न है, कृमिग्न है, कंडुग्न है, कैशोर गुग्गुल वात रक्त का शमन करता है, शोथ है, पटुल कुट्रो नदी कषाय ज्वरग्न है और रक्त प्रसादन करना है। खदेरा रिष्ट जो है वो कुष्ठग्न रक्त प्रसादक है। जीवंत आदि यमक व्रणरोपण करता है बाहर से, लोकली वेदना स्थापन भी करता है। व्रण शोधन करने का काम पंचवल्कल करता है। महामरिच बाह्य कुष्ठग्न कार्य करता है, ठीक है। तो स्टेप वाइज हम देखेंगे कि ड्रग सिलेक्शन स्ट्रैटेजी कैसी है। तो पहले तो इनिशियल एक्यूट फेज में हमें अग्निदीपन आमपाचन करना है, ये हम ट्रिक दे सकते हैं। बाद में एक्यूट ट्रीटमेंट फेज जो उसे शोधन या शमन, उसमें दोनों करना है। महातिक्त गुरुत से विरेचन हो गया, उसने शमन मात्रा में देना हो गया। महामंजस कषाय गंधक रसायन कैसर गुग्गुल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। कंसोलिडेशन फेज जो थर्ड फेज है उसमें रक्तमोक्षण करना है, कंटिन्यूस शमन चिकित्सा करनी है। और बाद में रसायन करना है। रसायन में हम गंधक रसायन दे सकते हैं, खदरेश दे सकते हैं, कोई भी और रसायन कल्प आप यूज कर सकते हैं, या सिंपल गुड़ची दे गया, या अम्ल की रसायन दे सकते हैं आप 6 या 12 मंथ तक, ठीक है, रिकरेंस ना होने के लिए। ट्रीटमेंट जैसे बताया कि सेकंड वीक में, थर्ड वीक में और लास्ट वीक में, ऐसा प्रोटोकॉल हम मैंने इसमें ये फॉलो किया था। ये देखिए, आप फोटोज देखो, ये रियल फोटोज है, हाँ ठीक है। फर्स्ट 2 फोटोज है, अभी ये तो हमारा कैमरा अच्छा होता है तो ये थोड़ा सा ब्लर भी हो जाता है कभी कभी। ये एक्चुअली आप जूम कर से देख सकते हो कि जो उनको स्केल्स है ना, वो डबल स्केल, जैसे एक स्किन के ऊपर और स्किन आना या इरप्शन होना, बहुत इरप्शन आपको फिंगर को देख सकता है। देखो इसके पीछे भी है, और सोल का मैंने फोटो नहीं दिया, फुट का, फुट में भी था ऐसा ही। दूसरे इमेज में आप देख सकते हो, लिटरली ब्लैकिश हो गया था वो, ब्लैकिश और एकदम हाइपर केराटोसिस, बहुत क्लीन स्केल आते हुए देख रहे थे हम। बहुत वो इचिंग और बर्निंग, दोनों कंटिन्यूस सेंसेशन उसमें थे। और जो थर्ड फोटो आप देख रहे हैं वो अभी अभी रिसेंट का है, मतलब इसके आगे भी फॉलोअप इस वीक में आएगा वो पेशेंट, तो उसमें तो बहुत बड़ा क्लीन हो जाएगा। तो ये देखो लास्ट फोटो जो है वो कंप्लीटली क्लीन है, उसका कलर टेक्सचर भी बदल गया है। और जो पहले 2 फोटो में उसको इरिएक्शन दिख रहे थे, या उसको हम स्केल्स दिख रहे थे, फीचर्स दिख रहे थे स्किन में, वो कंप्लीटली मैक्सिमम उसमें वैनिश हो गए, और तो मतलब पेन तो चला गया, इचिंग भी चले गई कंप्लीटली उसमें, ठीक है। तो अभी ये टेक्सचर भी बहुत सारा उसमें चेंज हो गया है। तो पर्ल क्या है इसमें, हम प्रैक्टिकल टिप्स क्या है, तो पेशेंस इज मैंडेटरी, बहुत पेशेंस रखना आपको चाहिए, पेशेंट को भी पेशेंस रखने की आपको सलाह देनी चाहिए। दूसरा है नेवर स्किप अग्नि असेसमेंट, अग्नि कैसा है वो देखना है। पथ्य अजबत, मतलब नॉन निगोशिएबल है, पथ्य तो करना ही है पेशेंट को। एक्सटर्नल थेरेपी, अगर बस आप एक्सटर्नल थेरेपी ही देंगे, बाहर से ही कुछ ट्रीटमेंट देंगे, कुछ लगाने के देंगे, तो वो ट्रीट नहीं होगा, कभी नहीं होगा ट्रीट। 2-3 दिन अच्छा लगेगा उनको, या कोई लोशन दिया। अगर हम अभ्यंतर चिकित्सा नहीं करेंगे, शोधन नहीं करेंगे, अच्छे से शमन नहीं करेंगे, तो वो कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होगा। थर्ड जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मैंने जैसे बताया कि पेशेंट बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको हमें कंटिन्यूसली काउंसलिंग लगती है, काउंसलिंग करते करते उसको हमें सेटल करना है। बाद में रसायन है प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि वो रिवर्स नहीं आना चाहिए, और कंप्लीटली उसको मतलब रक्त प्रसादन कंटिन्यूस उसका रहना चाहिए। टेक होम मैसेज क्या है इसमें, विपादिका रक्त व स्रोतस का दृष्टि व्याधि है, त्रिदोष जन्य है, शोधन इसेंशियल है, ऑप्शनल नहीं है अजिबात। उसके बाद में क्लासिकल फॉर्मेशन ही ज्यादातर यूज करें, प्रोपरेटिव भी आप यूज कर सकते हैं, उसका उसका जो प्रमाण है वो कम करे, क्लासिकल में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमें जैसे मैंने दिखाया कि उसको श्लोक में, ग्रंथ में उसका संदर्भ जो है फलश्रुति में उसको क्लियर कट इंडिकेशन उसमें दिखाई दी है। बाद में है कि मॉडर्न डिसीज जो है उसमें भी हम इंफ्लेमेटरी मार्कर्स कंट्रोल करते हुए देख सकते हैं, उसके रिसर्च पेपर बहुत सारे प्रेजेंट हुए।
और लास्ट में कॉमन मिस्टेक्स जो हमारी तरफ से होती है स्टूडेंट फेज में होती है, क्लिनिकल फिटफॉल है क्या है कि डायग्नोस्टिक एरर, कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी विपादिका पादाधारी में, मिसिंग आर्म या मंदाग्नि का कोरिलेशन हम मिस करते हैं कभी कभी, जॉइंट पेन होना, इसके साथ में अगर कोई डाइजेस्टिव ये भी हम पेन मतलब एरर होता है हमारे पास। ट्रीटमेंट एरर क्या है कि शोधन दीपन पाचन की नहीं बिना ही शोधन करना। दूसरा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत यूज करना, अंदर से कुछ नहीं देना, कम देना। ठीक है। तो अनुपान जो है मैंने इसे बताया कि घी का घृत का अनुपान हो गया या और अनुपान हो गया, वो भी हम मिस नहीं कर सकते। पेशेंट काउंसलिंग का फेल्योर ये बहुत बड़ा है, ये बाकी से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मगर पेशेंट काउंसलिंग आपको ही करना है। ठीक है। तो क्रोनिक नेचर आपको बताना है पेशेंट को, ये कितना क्रोनिक है, इसका टाइमलाइन कैसा है, इसको कैसे ठीक करेंगे हम, कितना दिन लगता है, ये आपको प्रॉपरली पेशेंट को काउंसिल करना है। पेशेंट आएगा सर 8 दिन में अच्छा करो, नहीं होगा, सॉरी, डायरेक्टली बोल देना है सर इसको टाइम लगेगा, मैं आपको कंप्लीटली क्योर करूंगा, मगर मेरे मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करो, आपको 15 डेज में अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं ये जो पेशेंट था उसको 15 डेज में बहुत सारे मतलब ईचिंग कम हुआ, इरिटेशन कम हुआ, फिर वो वापस आया, फिर 15 डेज का मेडिसिन लिया, फिर शोधन किया। ठीक है। तो ये जो आपका फॉलोअप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनिंग एग्रीवेटिंग फैक्टर, जो चीजें नहीं करनी है कंप्लीटली उसको बंद करना है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ज्यादा डस्ट में जाना या कुछ हैंडलिंग करना कुछ चीजों का, इससे ये बढ़ सकता है। बाद में अग्नि स्टेटस मॉनिटरिंग करना, ये फॉलोअप मिस्टेक से क्वेश्चन आंसर। अभी ये क्वेश्चन आंसर आपका जो कॉमन क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि स्टेरॉइड्स टॉपिकली दे सकते हैं क्या, आयुर्वेद ट्रीटमेंट के साथ रिकमेंडेड नहीं है। कितने देर तक हम गंधक रसायन यूज कर सकते हैं, 6 मंथ भी यूज करेगा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रसायन प्रॉपर्टी है उसमें। विरेचन सेफ है क्या, तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है, मृदु विरेचन देना है। कभी कभी पेशेंट देख के आपको अमलक यूज करना है, अमलकी कपिला यूज करना है, बस आरगवद यूज करना है, एक ही पिल्स यूज करना है। ठीक है। एरेंडेल यूज करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ओनली शमन चिकित्सा, टेम्पररी ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं, मतलब पेशेंट अगर मान ही नहीं रहा सर शोधन करना ही नहीं है तो टेम्पररी आपको रिलीफ देगा, और लॉन्ग टर्म तो उसको तो टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसको। मगर जो शोधन का रिजल्ट है तो वो अब कभी कंपेयर नहीं हो सकता। ठीक है। व्हाट हैपन इफ पेशेंट कैनॉट अफोर्ड मल्टीपल मेडिकेशंस, तो मिनिमल प्रोटोकॉल रखो, गंधक रसायन रखो, महामंजरी कषाय रखो, पथ्य ज्यादा करो। ठीक है। ये चीजें हम कर सकते हैं। अगर बहुत कम मेडिसिन देना है तो प्रोमिनेंट मेडिसिन कौन सा यूज करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। गंधक रसायन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, रक्त प्रसादक रक्त शोधक कोई भी ड्रग है, महामंजरी हो गया, पटल कोटर नदी हो गया, वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाकी काम थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। अगर बहुत ही पेशेंट मेडिसिन लेने से इनकार कर रहा है या कम मेडिसिन लेना चाहता है तभी की बात है, हाँ, मगर ऐसा नहीं है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट तो चाहिए, क्रिटिकल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। ओके। थैंक यू। कंक्लूजन यही है कि क्लासिकल विजडम और मॉडर्न प्रैक्टिस, हम एक्चुअली प्रैक्टिस में और ग्रंथ में जो थोड़ा सा हमें डायलेमा होता है कि सर ये ग्रंथ में दिया हुआ नहीं है, ये कौन से में ग्रंथ से पढ़े, क्योंकि देखो आप, विपादी का अलग ग्रंथ में है, सुश्रुत में शरक में है, और चरक सुश्रुत में गंधक रसायन नहीं है। जिसमें गंधक रसायन है उसमें महामरीचदी तेल नहीं है। जिसमें महातिक्त गुरुत्व का वर्णन है उसमें, जैसे मैंने बताया कि विंसोरिया या सोरोसिद्धि ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। तो ये सब अलग अलग चीजें हमें एक जगह लाके उसको एज अ कंबाइंड ट्रीटमेंट क्रिएट करके हमें यूज करना होता है। ठीक है। तो ये जो बिटवीन द लाइन है वो हमें पढ़ना और ट्रीट करना हमें आना चाहिए, और उसमें हमें ज्यादा काम करना चाहिए। ठीक है। तो किसी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आपको समझ में आया नहीं गया, कमेंट में बता सकते हो आप। यस। ओके। एक क्वेश्चन है कि गंधक रसायन का अनुपान, गंधक रसायन का अनुपान एज सच स्पेसिफिक मतलब ग्रंथ में तो दिया हुआ है, मगर आप मधु या घृत उसके साथ भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, या कंप्लीटली आप प्लेन वाटर के साथ भी यूज कर सकते हो, या वार्म वाटर के साथ यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है ऐसा। यस, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो अगले जो सेशंस है या आपको जो कुछ डिमांड है वो ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए, जो ग्रुप में है वो अटेंड करिए,
और वो हम और कौन सा सेशन लेना चाहे अगले हफ्ते में भी 2 सेशन लेंगे हम। तो कौन सा डिसीज चाहिए तो आप ग्रुप में भी बता सकते हैं, ओपन है सबके डिस्कशन के लिए। सर कोई क्वेश्चन है वो ग्रुप में भी सोरियासिस में पूछ सकते हैं लोकल आप, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्या महावर इत्यादि वगैरह, या प्रोटोकॉल है? स्काल्प, हाँ स्काल्प सोरियासिस में देखो कैसा है कि मैंने खुद जो यूज किया है, तो महावृक्षादी यूज कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा तीक्ष्ण हो जाता है, कभी कभी इरिटेशन हो जाता है बालों में। तो पहले तो स्काल्प सोरियासिस का प्रोटोकॉल तो थोड़ा अलग है। उसमें पहले तो तक्कर धारा देनी चाहिए। ओके, तक्कर धारा देनी चाहिए, वहां पे लेप देना चाहिए, बाकुची, मुस्ता और 3-4 इंग्रेडिएंट है उसके साथ में। तो वो लेप देने के बाद उसको लोकली देना चाहिए। स्काल्प सोरियासिस में जो ऑयल यूज करना है वो मैक्सिमम मैं यूज जो करता हूँ वो होता है दुर्धुर पत्रादि केर तेल। दुर्धुर पत्रादि केर तेल ये बहुत इफेक्टिव है। लॉन्ग टर्म के लिए भी दे सकते हैं। उसका 2 कारण है, एक तो वो केर तेल है, केर तेल मतलब कोकोनट ऑयल का बेस है उसमें, तो इरिटेशन नहीं होता, और वो नरिशिंग भी है। और वो जो स्काल्प सोरियासिस में जो मेजर स्केल्स आते हैं ना स्काल्प पे, जो फ्लेक्स आते हैं ऐसे मतलब डैंड्रफ जैसे आता है वहां पे, तो वो अच्छा से वो शमन अच्छे से होता है वहां पे, एकदम स्मूथ हो जाती है स्किन, ठीक है। दूसरा होता है दूरदूर पत्र, मतलब उसमें जो यूज किया हुआ है आ, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, एक मैं बताता हूँ आपको, मैं भी जस्ट यूज, तो वो जो है ना वो एक्चुअली दारुणाकर है, ठीक है। तो इसलिए वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसके साथ सोरोसिद्धि मिक्स कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हम यूज करें तो भी चलेगा। महामृत तेल तो मैंने दिया नहीं, और थोड़ा सा तीक्ष्ण हो सकता है ऐसा मेरा मानना है उसके इंग्रेडिएंट देखते हुए। सर गंधक रसायन वगैरह यूज कर सकते हैं ना, जो रक्त शोधक? हाँ गंधक रसायन रक्त यूज कर शोधक, सकते हैं, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं। गंधक रसायन यूज कर सकते हैं आप उसका प्रॉपर्टी उसमें है, वो कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्काल्पोसिस की और थोड़ी सी अलग ट्रीटमेंट है, उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट है। तक्रधारा उसमें बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ये दोनों चीजें हैं। बाकी हम कल्प तो बहुत सारी है। कल्प में स्वानंद बेटी एक है मेडिसिन मार्केट प्रिपरेशन, वो भी यूज कर सकते हैं। आपको माणिक के रस यूज करना है वो भी कर सकते हो, माणिक के रस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। माणिक के रस का भी कॉम्बिनेशन आप करें तो भी एकदम इफेक्टिव उसको कर सकते हैं। धतुर पत्र जो है, दुर्धुर पत्र मतलब धतुर पत्र जो है उसका कॉम्बिनेशन आता है दुर्धुर पत्र आदि में, तो बहुत अच्छा इफेक्टिव है उसमें। बाकी हम सोरेसिस के बहुत सारे टाइप हैं। मेरे पास अलग अलग पेशेंट है, मतलब सोरेटिक अर्थराइटिस का भी पेशेंट हुआ है, स्काल्प सोरेसिस के भी हुआ है, लाइकन प्लैनस हुआ है। तो मैं लाइकन प्लैनस का एक बार एक केस स्टडी लूंगा। लाइकन प्लैनस एक बहुत डिफिकल्ट और 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन है उसमें। एक तो वो एटोइम्यून डिसीज है, दूसरा एटोइम्यून डिसीज के साथ में वो पूरा फंगल इन्फेक्शन की तरफ सब जाता है। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, वो बहुत स्ट्रेस से बढ़ता है, तो वो साइकोलॉजिकल भी उसमें फैक्टर बहुत बड़ा। तो वो अगर हम केस डिस्कस करेंगे एक बार, लाइकन प्लैनस बहुत कम आते हैं हमारे पास केस, या आते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये वही है। तो एक तो डायग्नोसिस करना, मैंने उसका खुद डायग्नोसिस किया है, क्योंकि मॉडर्न के जाने से पहले। तो वो एक है, हम वो भी एक बार लेंगे, ठीक है। तो बाकी जो ग्रुप में है वो ग्रुप में क्वेश्चंस डालो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वहां पे सॉल्व करूंगा, या और कोई है मेरे साथ सीनियर या कोई वैद्य उपस्थित है वो भी आपको वहां पे आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। सर प्लेन ये तक्रधारा यूज करना है, उसमें कुछ मेडिसिन? नहीं नहीं नहीं, मुस्तादी उसमें भी आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। प्लेन तक्रधारा चलता है, मगर प्लेन तक्र से जो तक्र है ना वो सिद्ध करना है। मुस्ता सिद्ध तक्र है, बाकुची मुस्ता सिद्ध तक्र है, आमल की बाकुची मुस्ता, उसमें दूरदूर पत्र ऐसा भी ऐड कर सकते हैं। उसका मतलब वो तक्र पहले तो सिद्ध करना है, उसके बाद उसका धारा देना है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। उसका भी मैं कॉम्बिनेशन ग्रुप पे डालूंगा, आपको चाहिए तो। यस सर प्लीज एल महादेवन डालिए। सर की, हाँ एल महादेवन सर की बुक में भी है उसको कॉम्बिनेशन में, हम जो यूज करते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो वो अभी आप कर सकते हैं। सिद्ध तक्र का ज्यादा इफेक्ट है एक्चुअली। और लेपम भी है, तो लेपम या तलम जो यूज करते हैं बाद में, तो उसका भी अच्छा इफेक्ट है। उसके बाद हम हेयर वॉश के लिए पाउडर दे सकते हैं, तो उसी से हेयर वॉश करना है। कई कई कंपनी के शैम्पूज आते हैं, तो शैम्पू अल्टरनेट डे या वीकली 2 डेज यूज किया तो भी चलेगा। बाकी का हम पाउडर दे सकते हैं यूज करने के लिए, तो उससे ज्यादा इफेक्ट आता है, स्केलिंग कम हो जाता है उसमें। और उसमें वमन विरेचन का अच्छा इफेक्ट है, वमन विरेचन उसमें एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि जो स्थान है वो कफ का है। मतलब
स्काल्प सोरियासिस में स्थान कफ का है और उसमें इन्फ्लेमेशन है तो पित्त का अनुबंध है, तो वमन वेरिएशन आपको दोनों करना है उसमें। जलों का या रक्तमोक्षण डायरेक्टली हम नहीं करते उसमें, मगर वुमेन वेरिएशन में मैंडेटरी है बहुत। यस। ओके। आई थैंक यू थिंक कुछ, यस कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, या आप सब ग्रुप में हो, आई थिंक सो। नहीं हो तो ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओ, हम उसमें भी मेरा ऐसा है कि हम वीकली या डेली भी उसमें हम कुछ द्रव्य या कल्प डालेंगे, लाइक या शॉर्ट जो फॉर्मुलेशन है वो भी डालेंगे, तो सेशन नहीं है तो आप कुछ उसमें सीख सकते हो, ठीक है। तो ये भी हम चीज स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको भी कोई सजेशन है, आपको कुछ डाउट्स है, तो वो भी हम डेली एक 15 मिनट्स का कुछ तो उसमें वीडियो या टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। आप यस। सर स्काल्प सोरियासिस में नस्य कर सकते हैं क्या, मतलब अणु तेल से, या फिर मतलब मानसिक हेतु है तो उस हिसाब से किसी तेल से? कर सकते हैं, मगर जो पहला जो फेज है ना, जैसे मैंने इस यहाँ पे भी बताया था कि 3-4 फेज में हमें कुछ ट्रीटमेंट को डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट 2 फेज में नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट में ज्यादातर एक तो कफ पित्त अवरोध होता है। तो अवरोध की संप्राप्ति जो होती है ना, या इसमें ज्यादातर आम की संप्राप्ति जब होती है ना, तब नस्य मत यूज करो, ऐसा मेरा मानना है। नस्य से शिरोगौरव बढ़ता है। अगर पेशेंट को हम एक तो शोधन हो गया, तो मान लो कि आपने फर्स्ट वीक में आया, सेकंड वीक में आपने उसको वमन कर दिया, तो उसमें जो शोधन हो जाता है, आम बाहर निकल जाता है बॉडी से, बहुत कम हो जाता है, उसके बाद हम दे सकते हैं नस्य। तो नस्य में भी बहुत बहुत अलग अलग टाइप के नस्य होते हैं। आप घृत का नस्य दे सकते हैं, तेल का है, स्वरस का नस्य है, चूर्ण नस्य है। वो नस्य में भी हम अलग सेशन ले सकते हैं, तो कौन से डिसीज में कौन सा नस्य देना है, कितनी मात्रा में देना है। हमने तो 35 ml 40 मतलब 45 ड्रॉप्स 50 ड्रॉप्स यहाँ तक नस्य दिया है। तो वो भी हम कैसे दे सकते हैं, उसको कैसे टैपरिंग करना है डोज को, नस्य कैसे चेंज करना है 3-3 दिन में, वो भी एक अलग टाइप का स्टडी है, ठीक है। तो वो भी हम एक बार देखेंगे। नस्य दे सकते हैं, मगर थोड़ी सी पाचन की अवस्था जाने तो, फिर बाद में ब्रूहन या रसायन की तरफ जाते हैं तो हम नस्य को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। यस। ओके। आई थिंक आपको समझ गया सेशन बहुत अच्छा, ऐसे मैं मानता हूँ। यस सर। थैंक यू। ओके, कोई सजेशन है, या मतलब लैंग्वेज चेंज करना है, या प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आया, या और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो भी मुझे ग्रुप पे बता दीजिए, ठीक है। यस। चलो फिर, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम ये स्टॉप करते हैं प्रेजेंटेशन। फिर अगले हफ्ते आप जो सब्जेक्ट बोलेंगे उसी पे हम एक्चुअली रियल केस डिस्कशन करेंगे, विथ डिटेल्ड ड्रग डिस्कशन, जैसे मैंने बताया, ठीक है। बस हम लिटरली कुछ खेलने वाले नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि हम बस उसको थेरोटिकली देखेंगे। यस, पीपीटी प्रोवाइड कर सकते हैं, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है, जिनका मिस हुआ है या जिनको आपको भेजना है वो भी उसको ऐड कर सकते हैं। और जिनका आधा अधूरा सेशन मिस हुआ है वो भी आप बाद में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कंप्लीटली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले सेशन में रिकॉर्ड नहीं करता था। जो मैंने इसके पहले मैंने ड्रग डिस्कशन लिए थे, कम से कम 70-80 ड्रग मैंने हर एक ड्रग डिटेल में लिया है। मगर प्रॉब्लम क्या था कि वो पिछली बार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो बहुत बार स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, सर वो गंधक रसायन लेना है डिटेल में, मतलब अभी तो हमने ऊपर ऊपर देखा, हमने पूरा गंधक रसायन डिटेल में 1 घंटा लिया है। तो क्या होता है कि बाद में जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन करते हैं उनको नहीं मिलता वो। इसलिए मैं सोचा हूँ कि इसके बाद में हम हर एक सेशन रिकॉर्ड करेंगे और वो यूट्यूब पे ही डालेंगे, तो आप वो फ्रीली एक्सेसिबल है वो। ओके। यस। ठीक है। मैं यस इसका लिंक, यस इसका लिंक डालता हूँ बाद में। ओके, तो फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।